चलिए तो शांत हो जाइए। इस्तेमारी बंदोबस्ती में हम आज ध्यान देंगे एक एक चीजों पर, जो कि हम पहले ही बता दिए थे कि 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्ती लागू कर दिया गया। जरा शांत हो जाइएगा, मुंह बंद रखिएगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी राजस्व की राशि को निश्चित कर दिया था। क्लियर बताए थे ना? थोड़ा बात बंद कीजिए। इस्तेमारी बंदोबस्ती में जो टैक्स था उसको क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था। तो इसीलिए इसका रेट भी हाई कर दिया गया था, दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, यह राशि प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी और इसी के लिए वो चूक जाते थे जमा करने में। ये पहले वीडियो में बता दिए थे कि क्यों चूक जाते थे। आप लोगों को बताए थे ना, 3-4 कारण बताए थे कि इस्तेमारी बंदोबस्ती में जमींदार जब लगान वसूल करके 400 गांवों का लगान वसूल करके जब जमा ईस्ट इंडिया कंपनी को करते थे तो चुक जाते थे। क्यों चुक जाते थे? तो इसके पीछे कारण और बताएंगे। तो उससे राजस्व वसूल करने के लिए उसके संपदा को नीलाम कर दिया जाता था। वो जमा नहीं कर पाता था, चुका नहीं पाता था, तो उसके संपदा को क्या कर दिया जाता था? नीलाम कर दिया जाता था। और नीलामी से बचने के लिए वो ट्रिक अपना लिए थे, चतुराई करते थे। क्या करते थे? ध्यान दीजिएगा। देखिए 1797 में वर्धमान में एक नीलामी की गई थी। इस बारे में दिमाग में सोचिएगा, कौन सी नीलामी की गई थी। यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी ये सार्वजनिक घटना थी। हुआ क्या था? वर्धमान के राजा की भू संपदा बेची जा रही थी। देखिए ट्रिक क्या अपनाया गया। ट्रिक क्या अपनाया गया बताए थे। नीलामी में क्या होता है कि बड़ी बड़ी बोली लगाने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसमें अपने ही एजेंट को खड़ा कर दिया जाता था। अगर मान लीजिए 1 लाख लगाता है तो इसका एजेंट 5 लाख लगाता था। बहुत समस्याएं होती थी, ध्यान दीजिएगा। वर्धमान के राजा ने राजस्व की राशि नहीं चुकाई थी। कारण क्या था? एक आपको बताए थे, सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि बताए थे ना। और भी कारण आपको बताए थे क्यों नहीं। एक तो उसका रेट हाई था, दूसरा क्या था कि लगान वसूली करने में उसके पूरे शक्ति को छीन लिया गया था। वसूलेगा कैसे? यहाँ देखिए। तो इस तरह से इसकी उनकी संपत्ति को नीलाम किया जा रहा था। अच्छा, अकेले वर्धमान राजा के जमीन में ऐसी संपदाएं नहीं थी। दूसरा, जो 8वीं सदी के अंतिम वर्ष में बेची गई थी, ये तो कई बार ऐसा हुआ था। तीसरा, इस्तेमारी बंदोबस्ती लागू किए जाने के बाद लगभग 75% से अधिक जमींदार हस्तांतरित कर दिए गए थे। जो जमींदार थे वो सभी के सभी जो है अब कमजोर हो गए थे। जोतदार के पास जोतदार थोड़ा सा हाई लेवल का हो गया था। दूसरी, अंग्रेज अधिकारी ने आशा कर रहे थे कि इस्तेमारी बंदोबस्ती लागू किया जाने के बाद यह सभी समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन उल्टा हो गया। आप बताइए कि इस्तेमारी बंदोबस्ती में अगर एक मतलब टैक्स को मान लो कि हम 20 साल के लागू कर दें तो होता क्या? टैक्स धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। लेकिन यहां क्या कर दिया? टैक्स को फिक्स कर दिया कि हम हम आज जो टैक्स ले रहे हैं ना, वो 20 वर्ष तक वही टैक्स लेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? पहले ही टैक्स को 5 लाख कर दिया कि हम आगे तो बढ़ाना है नहीं, तो पहले ही कहीं 5 लाख कर दे। ये समस्या हो गई। तो ये तो तमाशा है। अंग्रेजों ने सोचा वो बातें नहीं है, ध्यान सुनिए। जो देखिए, अंग्रेज अधिकारी आशा कर रहे थे कि इस्तेमारी बंदोबस्ती लागू किए जाने के बाद वह सभी समस्याएं हल हो जाएंगी जो बंगाल के विजय के समय उनके सामने उपस्थित थी। ध्यान दीजिएगा। और कंपनी के अधिकारियों के बीच लंबा वाद विवाद चला। कंपनी, कौन कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। और इसके बाद फैसला लिया गया कि बंगाल के राजा तालुकदार के साथ इस्तेमारी बंदोबस्ती लागू किया जाएगा। अब इन्हें जमींदार के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। एक जमींदार को 400 गांव मिलते थे। 400 गांव में क्या किए जाते थे? उसका काम क्या था? पूरा टैक्स वसूल के और ईस्ट इंडिया कंपनी को जमा कर देना। और उसको जमा नहीं करने पर क्या कर दिया जाता था? उसके घर संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। अच्छा, एक चीज और बताते थे कि वह अपने संपत्ति को नीलाम जो है करने से कैसे बचाता था। ये दिमाग में रखेंगे, कैसे वो बचाता था। ये समस्या आ जाएगी आपके सामने। देखिए क्या करता था, वो भी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी आपके सामने। वो बचाता कैसे था अपने ये जो है चीजों को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वो पैसा जो वसूलता था वो चुकाता क्यों नहीं था, क्यों नहीं चुकाता था। तो पहला तो प्रारंभिक मांग बहुत ऊंची थी, पहले ही रेट बढ़ा दिया था कि आगे हमको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। दूसरा, यह ऊंची मांग 1790 के दशक में लागू की गई थी। कब लागू की थी? 1790 में, जब कृषि को उपज की कीमत बहुत कम थी। अब बताइए, आप पहले ही सोच लिए कि पहले ही हम ज्यादा मांगे। अरे
आप दाम कब बढ़ाइए? जब रेट बढ़ेगा तब। अब उपज जो करेगा, रेट ज्यादा होगा तब ना दाम बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर नहीं, पहले ही हम दाम बढ़ा दिए, रेट कम है और दाम बढ़ा दीजिए। आने वाले दिन में रेट बढ़ेगा तो दाम नहीं बढ़ेगा, चूंकि इस्तेमारी बंदोबस्ती में क्या किया गया था, रेट को फिक्स कर दिया गया था, जिससे किसानों के लिए, जमींदार को उनकी राशि चुकाना क्या हो गया था, मुश्किल हो गया था, समस्या हो गई थी। जब जमींदार को किसान राजस्व देगा ही नहीं तो जमींदार कंपनी को कैसे देगा? एक तो था सूर्यास्त विधि। सूर्यास्त विधि में क्या था कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त हो गया तो नहीं लेंगे, आपका घर नीलाम कर देंगे। 1 घंटा भी लेट हुआ ना तो आपका काम फिट कर दिया जाएगा। अब देखिए, राजस्व निर्धारित था, फसल अच्छी हो या खराब, राजस्व ठीक समय पर देना है। मान लीजिए कि आपदा, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए और जब किसानों को फसल होगा ही नहीं तो वो जो है देगा कैसे? जमींदार को न देगा, जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे देगा? तो बहुत सारी समस्याएं लघुतरी दीर्घतरी दोनों में पूछा जाएगा कि ये जो है चुक जाते थे, क्यों चुक जाते थे, ऐसा क्या हो जाता था। दूसरा, क्योंकि राजस्व का समय पर भुगतान न करने से जमींदार की जमींदारी क्या हो जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी। यहां देखिएगा, ऐसे में जोतदार उन जमीनों को खुद खरीद लेता। अब जोतदार कौन था? इनसे बढ़िया था जोतदार। आप लोग बटाईदार देखे होंगे, जोतदार देखे होंगे। माने किसी के जमीन को ले करके और एक फिक्स कर देता है कि तुम्हारा जमीन हम रख लिए और जोतेंगे, सब चीज करेंगे और आधा आपको देंगे। तो वो क्या करता था, खरीदिए लेता था। नीलाम होता था तो खरीद लिया था। आपको बताए थे, खरीदते समय वो लठायत रखा हुआ था, बताए थे ना, लठायत मार मार के हालत खराब कर दिया था। सुनिए, ऐसे में जोतदार उस जमीन को खुद खरीद लेता था, जो उसमें काम करता हुआ जमीन में खरीद लेता था। देखिए, उत्तरी बंगाल में जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली, ध्यान रखिएगा, शक्तिशाली क्यों हो गए? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जमींदारों का क्या हुआ था, शक्ति को कम कर दिया था, तो जोतदार की शक्ति बढ़ गई। ध्यान दीजिएगा, धनी किसान और गांव के मुखिया लोग बंगाल के अन्य भागों में प्रभावशाली बनकर उभरे, धनी के लोग भी। दूसरी, कुछ जगह पर इनको हवलदार, कुछ स्थान पर गांटीदार का मंडल कहा जाता। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या कहा जाता था, एक बार ध्यान सुनिएगा, इनको हवलदार कहते थे या गांटीदार या मंडल कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। हम अभी किताब में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कराते चले जाएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखिएगा, अब फर्जी बिक्री की बात आएगी। फर्जी बिक्री में होता क्या था बच्चे, ध्यान दीजिएगा। फर्जी बिक्री में क्या होता था, उसके जब नीलामी होता था, जो जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं चुकाते थे तो क्या करते थे, उसके संपत्ति को नीलाम कर दिया जाता था। तो नीलाम करते समय क्या होता था, नीलाम में क्या होता है, बोली लगाते, 1 लाख थे, 2 लाख, 5 लाख, कहता है ना। तो ये जो जमींदार थे वो अपन एजेंट उसमें क्या करते थे, 2-4 को रख दिया करते थे, ताकि ये सबसे ज्यादा बोली लगाते जाता, उसी का आदमी बोली लगा के बढ़ा देता था। अब होगा क्या, बात नहीं कीजिए। अब देखिए होता क्या था, अब ज्यादा बोली लगाएगा, सब चुपा जाएगा, और उसी का एजेंट क्या करता था, खरीदता था। तो खरीदता नहीं था तो हम नहीं लेंगे, बोली लगा के कह देगा नहीं लेंगे। तब फिर से क्या होता था, नीलामी होता था। अब देखिए, फिर से नीलामी होगा, फिर अपना एजेंट बैठेगा, फिर क्या होगा, बोली ज्यादा लगा देगा, फिर कहेगा नहीं लेंगे। हार पांच के ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, उसी को दे देता था, लो भाई तुम ही लो, कम दाम में उसी को देता था। तो इसको बोलते हैं क्या, फर्जी बिक्री। फर्जी बिक्री, यहां ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से फर्जी बिक्री ऐसी तरकीब थी जिससे जमींदार अपनी जमींदारी बचा लेते थे, जो नीलाम हो रहा था तो बच जाते थे। उदाहरण, वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा, देखिए, अपने माता को दे दी। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, माता को और पत्नी को। एक चीज और देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी औरतों के संपत्ति को नहीं लेता था। तो ये सब चतुराई क्या करता था, अपनी संपत्ति माता के या पत्नी के या बहन के नाम पर कर देता था कि उधर नीलाम होगा नहीं, हमारे नाम पर आएगा तब ना नीलाम होगा। हिस्ट्री एकदम आप कहानी जैसा कंप्लीट अगर समझ लेते हैं तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कब क्लियर होगा, जब आपका जो है हिंदी के जैसा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आप देखिएगा, उसके बाद देखिए तो बचा लेते। वर्धमान के राजा ने पहले अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी स्त्रियों की संपत्ति को
नहीं छीनती थी। क्लियर है? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद जमींदार की संपत्ति के नीलामी के समय अपने ही आदमियों से ऊंची बोली लगवा कर संपत्ति खरीद लेता था। दूसरी बात, आगे चलकर खरीद की देने से इनकार कर दिए थे। अब बोली लगा दिया 50 लाख, पैसा लेना था, नहीं लेंगे, काम खत्म। अब फिर से बोली लगता था। आहार पात के ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता था, जमींदार को जो था वही जो है उसको रिटर्न करता था। अब देखिए, फिर उनकी भू संपदा को दोबारा बेचना पड़ता था। उसके बाद एक बार फिर से जमींदार के एजेंट जमीन खरीद लेते थे, पैसा देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता है, एक बार फिर नीलामी करनी पड़ती थी और बार बार दोहराई गई। ऐसे में किसी ने बोली नहीं लगाई और अंत में कम दाम में किसको, जमींदारे को दे देना होता था। ये जो है इस्तेमारी बंदोबस्ती का होश बिगाड़ दिया था। देखिए, 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जोतदार ने जमीन के बड़े बड़े हिस्सों पर कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैली जमीन अर्जित कर ली। जोतदार अब क्या हो गया, जमींदार से बड़ा हो गया। दूसरा, यहां देखिएगा, और स्थानीय व्यापार और साहूकार कारोबार पर भी जोतदार का नियंत्रण था। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए। और जोतदार द्वारा गरीब काश्तकारों पर व्यापक शक्ति का प्रयोग किया जाता था, है ना। एक चीज आप 5वीं रिपोर्ट आपको बताए थे, 5वीं रिपोर्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करते हुए तुले हुए थे। वो लोग क्या करते, कंपनी के जो भी गलती सलती होता था ना, गलत जो भी करते थे, जो भी अत्याचार करते थे, उसका जो है करता था। देखिए, जमींदारी नीलाम होना, ये बारे में जमींदारी बचाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाना। क्या क्या हथकंडे बचाते, एक तो स्त्री के नाम पर अपना संपत्ति कर देते थे। दूसरा, नीलामी होते समय क्या करते थे, वो मतलब अपने ही एजेंट को खड़ा करके ऊंचा बोली लगवा देते थे, बार बार यही काम करते थे। यह सब बातें क्या थी, रिपोर्ट में थी। दूसरी बात है कि यह रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप में ये जो आया, ठीक है ना, और वाद विवाद का आधार बन गया, ठीक है ना। 5वीं रिपोर्ट की बात करेंगे। 5वीं रिपोर्ट में उपलब्ध साक्ष्य बहुमूल्य थे। उसमें बहुत ऐसी बातें थी जिसको क्लियर किया गया था, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट पर पूरा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि रिपोर्ट किसने और किस उद्देश्य से लिखा था, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बुकानन, अच्छा बुकानन के बारे में आपको आगे बताएंगे। यह भी क्या था, यह जो बुकानन था ना, यह अंग्रेज का भी मान लीजिए वो जो है अधिकारी के रूप में उसी का मान लीजिए आदमी। राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया था। अब देखिए, बुकानन ने पहाड़ियों को अभेद बताया। वो पहाड़ी में गया था, पहाड़ी लोगों से मिला था। देखिए उसके साथ क्या क्या किया, ठीक आ रहा है। अब जो है इसमें क्या हुआ, उसके अनुसार यह खतरनाक इलाका था और यह बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे, है ना। बुकानन जहां भी गया, जहां जहां गया, निवासियों का व्यवहार जो शत्रुतापूर्ण पाया। बुकानन जाकर के पूरा दौरा करता था पहाड़ी लोगों से, तब पहाड़ी लोग भी कम खतरनाक नहीं थे उस समय। ये सारा उपाय होता था उस टाइम में। देखिए आगे देखिएगा, इसमें कुछ और बातें जो है, देखिए यहाँ देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1760 के दशक के मध्य जब बंगाल से अपने आप को स्थापित, तभी से इंग्लैंड में उसकी क्रियाकलाप बारीकी से नजर रखी जाने लगी थी और उस पर चर्चा की जाने लगी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उसी समय से उस पर नजर रखा जाने लगा था। ब्रिटेन में ऐसे बहुत समूह थे जो भारत तथा चीन के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया के एकाधिकार का विरोध करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, यहाँ पर एकाधिकार कर लिया था ना, हम लोग को धीरे धीरे गुलामी के जंजीरों में जकड़ता चला गया था, क्योंकि वहां निजी व्यापारियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भारत के साथ व्यापार में हिस्सा लेना चाहते थे। देखिए, क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगपति ब्रिटिश विनिर्माताओं के लिए भारत का जो है जो वो भी उत्सुक थे कि हम भी करेंगे। वहां से कुछ लोग ना आके यहाँ पर व्यापार करते थे, वहां के अन्य लोग भी चाह रहे थे कि हम भी वहां पर जाकर व्यापार करें, है ना। उन लोगों के साथ ये व्यवस्थाएं थी। यहाँ देखिए, इसका कारण था क्या, 1810-11 में बुकानन ने इस क्षेत्र में यात्रा की थी, और तो यह स्वाभाविक था कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते थे। पहाड़ी लोग को लग रहा है कि काहे लाया है, ये जरूर जो है ये अंग्रेज का जो है दलाल है, कुछ न कुछ करेगा, संदेह की दृष्टि से देखते थे। पहाड़ी लोगों के पास भाला वाला सब रहता था। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको देखिए, पहाड़ी लोग अंग्रेज को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके उनके जीवन शैली को बदलना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, पहले ही से समझ गया था कि अंग्रेज कैसा था, उसकी स्थिति कैसी थी। ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए। अब एक चीज बात ये था, यहां पहले इस बात में सुनिए, यहां जो है
पहाड़ी लोग जो अक्सर मैदानी इलाकों में आक्रमण करते थे, पहाड़ी लोग, और मैदानी इलाकों में किसान अस्थायी कृषि करते थे। दो चीजें आपको बताए थे, एक आया था जूम की खेती, जूम की खेती, और उसका नाम था बर्ड एग्रीकल्चर या पामलो। जूम की खेती किसे कहते हैं? हाँ, ये जो खाना बदोश जिंदगी व्यतीत करने वाले लोग इधर उधर घूमते हैं और जहाँ रहते हैं वो यहाँ के आसपास के वन संसाधनों को जला करके और क्या करते थे, खेती उती करते थे, फिर छोड़ छाड़ के चल जाते थे, वो जमीन बंजर हो जाता था। जूम की खेती, उसको पामलू या बर्ड एग्रीकल्चर भी उसको कहते हैं, जो कि 10th क्लास में आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। पहाड़ी लोग द्वारा आक्रमण ज्यादातर अभाव या अकाल के वर्ष में जीवित रखने के लिए किए जाते थे। देखिएगा, ये लोग देखिए, पहाड़ी लोग द्वारा आक्रमण क्यों किया जाता था? अभाव या अकाल, उन लोगों को समस्याएं होती थी तो अभाव और अकाल में ये आक्रमण करते थे। अब तथा यह हमले मैदान में बने समुदायों को अपनी ताकत दिखाने के लिए भी करते थे। आगे देखिए, मैदानी इलाकों में रहने वाले जमींदारों को अक्सर पहाड़ी मुखियाओं को नियमित रूप से खिराज देकर उसे शांति खरीदनी पड़ती थी। इसी प्रकार व्यापारी लोग पहाड़ियों द्वारा नियंत्रित रास्तों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्राप्त करनी हो तो कुछ पथ कर भी दिया करते थे। पथ कर माने जाने आने का रास्ता भी, उसके लिए भी टैक्स दिया करते थे। ध्यान दीजिएगा, यह जो टैक्स है पहाड़ी मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करते थे। देखिएगा, यह जो टैक्स है ना, पहाड़ी मुखिया इन व्यापारियों की रक्षा करते थे, माने जो आएंगे ना उनके साथ कोई गलत ना हो, इसके लिए वो टैक्स देते थे। और पहाड़ी के जो मुखिया थे इनकी क्या करते थे? रक्षा करते थे कि वो व्यापारी लोग आएंगे तो क्या होगा, उनकी रक्षा होगी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जब अस्थायी कृषि के क्षेत्र की सीमा में विस्तार होने लगा तो अंग्रेजों ने जंगलों की कटाई सफाई के काम को प्रोत्साहन दिया। देखिए, जंगल का कटाई और सफाई शुरू हो गया। जमींदार तथा जोतदारों ने प्रति भूमि को धान के खेतों में बदल दिया। दूसरा, खेती के विस्तार से अंग्रेजों का लाभ था क्योंकि उन्हें राजस्व अधिक मिलता था। खेत ज्यादा था तो लाभ ज्यादा था क्योंकि उन्हें राजस्व अधिक मिलता। इसी कारण जब 1810-11 में बुकानन ने इस क्षेत्र की यात्रा की, बताए थे ना बुकानन जब यात्रा की, बात नहीं कीजिए, तो यह स्वाभाविक है कि पहाड़ी लोग बुकानन को संदेह और अविश्वास से देखते थे। जब भी आता था संदेह होता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम गलत होगा। पहाड़ी लोग अंग्रेज को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे जो जंगलों को नष्ट करके उनके जीवन शैली को बदलना चाहते थे। जब ये लोग क्या करते थे, जंगलों को नष्ट किया जाने लगा था तो पहाड़ी लोग समझते थे कि हमारा जनजीवन कोई बदलने वाला है। पहाड़ी लोग चाहते थे कि हम जैसे हैं ना वैसे रहें, लेकिन ये लोग इनके कभी कभी भत्ता देने का प्रयास किए कि हम इनको पैसा देंगे। आज जैसे सरकार क्या करती है, खाता में कुछ कुछ पैसा भेज देती है कि गरीब लोग अमीर हो जाएंगे, उनका जीवन शैली बदल जाएगा। लेकिन इनके मुखिया ने वो पैसा लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि ना हम नहीं लेंगे, ये सब हम काम नहीं करेंगे, हमारा जो है ये सब नहीं होना चाहिए। जंगलों को जो है ये जीवन शैली बदलना चाहते थे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ और बातें, ये जो लोग थे ना, ये लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित रहते थे। बराबर इनको शक होता था कि कहीं कुछ करे नहीं और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। कितनों कहता है कि आओ बातचीत कर लेते हैं कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के, लेकिन ये पहाड़ी लोग कहते ना बातचीत नहीं करेंगे। बुकानन जहां भी जाता वहां के बारे में अपनी डायरी में लिखता था और जहां जहां उसने भ्रमण किया, बुकानन जाकर के बताया कि पहाड़ी लोग बहुत खतरनाक है और पहाड़ी लोग जो है कैसे कैसे इनका पूरा डिटेल बताया था। वहां के लोगों से मुलाकात की, उनके रीति रिवाज को देखा। बुकानन जाकर के पहाड़ी लोगों के रीति रिवाज को देखा, उनको समझा। उन जंगलों से पहाड़ी लोग खाने के लिए क्या करते, सुनो क्या, महुआ के फूल इकट्ठा करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल लाते थे। एक चीज और, काठ कोयला बनाने की लकड़ी इकट्ठा करते थे। काठ कोयला, लकड़ी को जला करके क्या बनाते थे, कोयला, और कोयला को बेचते थे। देखिए, हरी घास वाला इलाका पशुओं के लिए चरगाह बन जाता था। शिकार करने वाले, झूम खेती करने वाले, देखिए कौन कौन, काठ कोयला बनाने वाले, रेशम कीड़ा पालने वाले, खाद बटोरने वाले, खेती करने वाले, झूम की खेती, शिकार करने वाले के रूप में पहाड़ी लोगों की जिंदगी जंगलों से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। कोई लोग झूम की खेती करता था, कोई काठ कोयला बनाता था, कोई महुआ का फूल इकट्ठा करता था। ये लोग अपना जो है, पहाड़ी लोग अपनी स्थिति को इसी तरह चला रहे थे जिंदगी, और उनसे जंगल से जुड़ा हुआ था। वह इमली के पेड़ों के बीच अपने झोपड़ी में रहते थे।
इमली का पेड़ उस समय अंग्रेज लोग खूब लगाते थे। इसका कारण हम आपको 10th क्लास में बताए हुए हैं। आम के पेड़ के छाव में आराम करते थे, ध्यान दीजिएगा, आम के पेड़ के छाव में आराम करते थे और पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे और बाहरी लोगों को प्रवेश पर प्रतिरोध करते थे कि बाहरी लोग नहीं आएंगे। ये सारी बातें दिमाग में रखिएगा। दूसरी बात, इनके मुखिया समूह क्या करते थे, तुम लोग बात कितना करने लगे, बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिरोध करते थे, आपसी लड़ाई झगड़े निपटा लेने, आपसी जो है लड़ाई झगड़े को निपटा लेते थे। अन्य जनजातियों तथा मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छिड़ने पर अपनी जनजाति का नेतृत्व करते थे ये लोग, है ना। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज जो है लाख कोशिश कर लिया, बात नहीं, अंग्रेज लोग लाख कोशिश कर लिया, इन पर काबू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेज क्या हुए, असफल रहे। और 1770 के दशक में अंग्रेज अधिकारियों पहाड़ी लोगों को मारने तथा संहार करने, देखिए यहां पर 1770 में ये क्रूरता अपना लिया, इनको मार के खत्म कर देंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लोग को बार बार बोल रहे हैं, हाँ शांत हो जाइए, यहाँ ध्यान दीजिए। 1780 के दशक में भागलपुर के कलेक्टर कौन था, अगस्टस क्विंसलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की। इनके अनुसार पहाड़ी मुखिया को वार्षिक भत्ता दिया जाना था, लेकिन इन लोगों ने लेने से बहुत लोगों ने इनकार कर दिया कि हमको दे के हमको फुसला रहा है, हम लोग जैसे हैं वैसा ही रहेंगे, खेती करेंगे, उत्पादन जो है शिकार करेंगे, महुआ जो है इकट्ठा करेंगे, वही सब में हमारा धर्म कर्म चलेगा। बदले में उन्हें अपने आदमियों के चाल चलन ठीक करने की जिम्मेदारी लेनी थी। क्या कि हम तुमको क्या देंगे, वार्षिक वर्ष में कुछ पैसा देंगे और तुम लोग अपना चाल चलन ठीक कर लो। क्या अपना चाल चलन क्या कर लो, ठीक कर लो। जैसे जैसे अस्थायी कृषि का विस्तार हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे अस्थायी कृषि का विकास हुआ, जंगल तथा चरगाह की जमीन कम होने लगी। तो संयोग बात है, वो विस्तार होगा तो जंगल कम होगा, काट काट के क्या होगा, जंगल बनने जो है। इससे पहाड़ी लोग तथा अस्थायी खेतियारों के बीच झगड़ा तेज हो गया। ये लोग झगड़ा तेज हो गया, वो लोग तो झूम की खेती करते थे, अस्थायी कृषि कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, है ना। पहाड़ी लोग पहले से अधिक नियमित रूप से बसे गांव में हमला करते, गांव वालों में अनाज और पशु छीन झपट कर ले जाने लगे, है ना। वे जंगलों को उजाड़ मानते थे और जंगल में रहने वालों को असभ्य, बर्बर, उपद्रवी समझते थे कि असभ्य है, बर्बर है, जिन पर शासन करना उनके लिए कठिन था। इसलिए अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि जंगलों का सफाया करके वहां के अस्थायी कृषि स्थापित करनी होगी और जंगलों को पालतू या सभ्य बनाना होगा। अंग्रेजों ने सोचा कि पूरा जंगले को साफ कर दें, वहां जंगली लोग को क्या करेंगे, अस्थायी कर देंगे, कि ना रहेगा जंगल, ना छिपेगा, ना पहाड़ी लोग कुछ करेगा। और इस तरह से ये ठान लिया। लेकिन क्या हुआ, उनसे शिकार काम छुड़वाना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, शिकार करते थे उन लोगों को शिकारी छुड़वाना होगा। खेती का धंधा अपनाने के लिए उन्हें राजी करना होगा कि तुम लोग अस्थायी कृषि करो, भाई सब जितना काम कर रहे हो ना, ये सब काम तुम छोड़ दो, अस्थायी कृषि करो, है ना। ये सारी बातें ये जो है अंग्रेजों ने सोचा। कुछ और बातें आप देखेंगे यहाँ जो बताए थे कि जो भत्ता देने की बात थी, तो बहुत सारे मुखिया ने क्या किया, भत्ता लेने से मना कर दिया कि नहीं लेंगे। और जिन्होंने भत्ता लिया वे अपने समुदाय में सत्ता खो बैठे, पैसा लेते थे, अपना काम खत्म। जब शांति स्थापना का अभियान चलाए जा रहे थे, तब पहाड़ी लोग अपने आप को सैन्य बलों से बचाने के लिए और बाहरी से लड़ाई शुरू कर दिए और चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर में भाग गए। ये काम किया, पहाड़ों के भीतर में भाग गए। यहाँ देखिएगा, ये सभी के सभी आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट जो है क्लियर, इस तमरारी बंदोबस्ती से लेकर ऊपर तक देखिएगा। थोड़ा सा और, पहाड़ी लोग क्या करते थे, बुकानन को संदेह और अविश्वास से, पहाड़ी लोग अंग्रेजों के एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते थे, जंगल को नष्ट करके जीवन शैली को बदलना चाहते थे। इसलिए ना उनका जो है सारा का सारा समस्या उत्पन्न हो जाता था। चलिए, तो यहाँ पे कुछ जो भी आपने देखा, ये जो 10 चैप्टर, कौन सा चैप्टर, 10 चैप्टर था, और ये आपका हिस्ट्री बहुत जल्दी खत्म हो जाए, पूरा का पूरा
एक एक चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होते चला गया है। पिछले वीडियो में एक एक चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा। इस टाइप से, इसी टाइप से आपको पूरा का पूरा एक एक पॉइंट वाइज समझाने के लिए एक एक चीज आपको मिलता रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके आगे के लिए भी आप लोगों को जो है हिंदी का, इंग्लिश का और पूरा का पूरा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइकोलॉजी का, होम साइंस का, सभी के सभी नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसका पीडीएफ फाइल आपको दिया जाएगा। आप सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, हम आपको पीडीएफ फाइल अवेलेबल करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।